Assalamu alaikum everyone. A very good morning. My name is Mutiba and I'm your English teacher. Today we are going to study Two Mothers Remembered. ये हमारी पोइट्री सेक्शन की लास्ट पोम है, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको. इससे पहले प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड गो टू पेज नंबर 128. 128 पे आप देख सकते हैं टाइटल टू मदर्स रिमेंबर्ड बाय जॉन स्नो डिकिंसन. तो आज की हमारी जो पोम है जो हमने पढ़नी है वो एक फ़ीमेल राइटर ने लिखी है, फीमेल पोइट ने लिखी है. तो फिर हम उसका भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम अपनी पोम पढ़ेंगे और फिर हम उसका एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर्स और पैराफ्रेजिंग करेंगे. अच्छा, तो कैन यू सी दिस ऑन द बोर्ड? टू मदर्स रिमेंबर्ड. जो टाइटल है वही हमें इसको अगर आप टाइटल को पढ़ें तो आपके दिमाग में क्या आता है? टू मदर्स रिमेंबर्ड. टू इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ मदर्स, के दो हैं मदर्स, माएँ, जिनको याद रखा जा रहा है. रिमेंबर्ड, ठीक है. पोइट इसने अपनी मदर के बारे में लिखा कि उसको दो मदर्स याद हैं, ठीक है. तो ये पूरी की पूरी पोइट्री जो है पोइट ने अपने मदर पे लिखी है. जिस तरीके से आपको याद होगा कि जब हम अपनी पहली पोइट्री पढ़ रहे थे द ईगल, उसमें पोइट बहुत ज़्यादा मेल एलिमेंट को लेके चल रहा था. पोइट हिमसेल्फ वॉज अ मेल, लेकिन उसके साथ साथ उसमें जो उसने प्रोनाउन यूज़ किया था और जो उसकी ऑडियंस थी, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, वो मेल डोमिनेंस उसमें नज़र आ रही थी. ऑन द अदर हैंड अगर हम आज वाली पोइट्री की बात करें तो इसमें फीमेल ऑडियंस इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर फर्स्ट. जॉन स्नो डिकिंसन 1930 में पैदा हुई, 2021 में इनकी डेथ हुई. इसके बाद हम देखें कि शी वॉज एन अमेरिकन राइटर, पोइट, म्यूजिशियन एंड पब्लिक स्पीकर, और वो कॉलम्स भी लिखती थी इसके अलावा न्यूज़पेपर्स के अंदर. अब इन्होंने जो अपनी ये पोइट्री लिखी है ये बहुत फेमस हुई. वाई? बिकॉज अल्जाइमर इज़ अ डिज़ीज़ जिसमें इंसान अपनी याददाश्त खो बैठता है. तो उनकी मदर भी इस डिज़ीज़ से गुजर रही थी और उन्होंने उसी के बारे में ही अपनी पोइट्री लिखी. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेंजा. लाइन नंबर 1 to 4. I had two mothers I claim. अब राइटर इस लाइन में क्या कह रही है? I had two mothers, मेरी दो माएँ थी. Two mothers I claim. अब आप अगर इसके अंदर देखें तो आप ये देख सकते हैं कि mothers दो दफ़ा आ रहा है, ठीक है. I had two mothers I claim. अब ये आपको नज़र आ रहा होगा I had two mothers. अब two mothers का ही की रेपिटेशन हो रही है. रेपिटेशन के साथ साथ there is another thing which you would have noticed already कि मदर का M कैपिटल है, ठीक है. यूजुअली आपको पता है कि मदर इज़ अ कॉमन नाउन और कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखने का मकसद क्या है? उस पर एम्फेसाइज करना, ठीक है. अब रेपिटेशन करके राइटर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करी है कि वो अपनी मदर्स को टू मदर्स क्यों कह रही है. उसने कैटेगराइज कर दी अपनी मदर की लाइफ इनटू टू पार्ट्स. अब वो कह रही है कि एक मदर मेरी और है और दूसरी मदर और है, ठीक है. अच्छा, आई हैड टू मदर्स आई क्लेम, ठीक है. क्लेम करना क्या होता है? ओन करना. वो ओन करी है कि मेरी दो माएँ हैं. टू डिफरेंट पीपल येट विद द सेम नेम. अब वो ये बात कह रही है कि दो डिफरेंट लोग हैं जो मेरी माँ, एक असल में तो वो एक खातून है, लेकिन वो कह रही है कि वो उसकी दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं. टू डिफरेंट पीपल येट विद द सेम नेम. नाम एक ही है लेकिन क्या है? उनकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं, टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं. टू सेपरेट वुमेन डाइवर्स बाय डिज़ाइन बट आई लव देम बोथ बिकॉज दे वर माइन, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा एक वर्स ख़त्म होती है और दूसरी वर्स हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है. टू सेपरेट वुमेन डाइवर्स बाय डिज़ाइन. अब वो राइटर कह रही है कि जो मेरी माँ है वो क्या है? वो दो सेपरेट ख़वातीन हैं. वो देखने में एक है कि वो नाम एक ही खातून का है, लेकिन क्या है कि क्योंकि पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है. लाइफ के एक हिस्से में वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से थी और लाइफ के दूसरे हिस्से में वो बिल्कुल डिफरेंट तरह से थी. डाइवर्स बाय डिज़ाइन, डाइवर्स डिफरेंट, वैरायटी है उनके डिज़ाइन में, जिस तरीके से वो फंक्शन करती हैं, जिस तरीके से वो बात करती हैं, जिस तरीके से वो सोचती हैं. बट आई लव देम बोथ बिकॉज दे वर माइन. अब वो क्या कह रही है? लेकिन वो कह रही है कि ठीक है, जैसी दोनों पर्सनैलिटीज़, उनको दोनों से ही मैं मोहब्बत करती हूँ अपनी माँ से, ठीक है. जो उनकी पहले वाली पर्सनैलिटी थी उससे भी और जो बाद वाली पर्सनैलिटी है उससे भी. क्यों? क्योंकि वो मेरी माँ है. अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा.
अच्छा, हम वापस चलते हैं अपने पहले स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग पे, जिसमें राइटर क्या कह रही थी, अपनी मदर के बारे में बात कर रही थी। यहाँ हम आगे, आई हैड 2 mothers and I call both of them my own. They were 2 different people, but they had the same name. They were not the same in many ways, each having their own unique qualities, but I loved both because they were mine. हमने इसको easy words में उन्हीं 4 लाइनों को लिखा कि राइटर कह रही है कि मेरे पास 2 माएँ थी और दोनों को मैं कहती हूँ, दोनों को मैं ओन करती हूँ, दोनों के बारे में कहती हूँ कि ये मेरी माएँ हैं। दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट थी लेकिन नाम सेम था। वो अब फिर उसके बाद कहती है कि वो एक जैसी नहीं थी इन मैनी वेज। शुरू में वो डिफरेंट तरह से बिहेव करती थी और बाद में वो डिफरेंट तरह से बिहेव करती थी। आप लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं, जो आपको पता होगा कि व्हेन यू वर अ किड एट दैट टाइम योर मदर्स वर डिफरेंट। उस टाइम पे आपकी मदर्स जिस तरीके से बिहेव करती थी वो एक डिफरेंट तरह थी। अब जो लाइफ का फेज चल रहा है इसमें आपका अपनी मदर्स के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा डिफरेंट हो गया होगा, ठीक है। कभी कभी आपको उनका प्यार, उनका डांटना और उनकी हर वो चीज़ जो पहले की तरह थी वो लाइफ के साथ साथ चेंज हो रही है। जैसे आप बड़े हो रहे हैं उस तरीके से आपकी मदर्स भी ग्रो कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेंजा के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुई। डाइवर्स बाय डिज़ाइन एंड बोथ बिकॉज। अब देखें डाइवर्स, डी साउंड 2 दफ़ा, डाइवर्स एंड डिज़ाइन। एलिट्रेशन आपको याद है, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड्स। जब भी कोई भी साउंड्स बार बार रिपीट हो रहे हों, कोई वर्ड सेम साउंड से स्टार्ट हो रहा है और वो बार बार आ रहा है। हमने ये एलिट्रेशन की टेक्निक सीखी भी थी और उसके बाद हमने इसका एनालिसिस हर पोम में किया है। तो इसमें भी हम देखते हैं डाइवर्स बाय डिज़ाइन एंड बोथ बिकॉज। अब बोथ और बिकॉज भी हमें नज़र आ रहा है कि ब साउंड रिपीट हो रहा है। अब राइम, इसमें आपको राइम नज़र आ रही है पोइट्री के अंदर, सेम, नेम। अगर हम वापस ऊपर जाएं, क्लेम, नेम, राइट, तो हम सब के ये क्या है, ये सब राइम इसमें हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पे इकट्ठे भी आ रही है, सेम नेम। एक तो राइमिंग स्कीम वाली राइम है ना, जो आपके एक वर्ड्स की दूसरी वर्ड से। यहाँ पर सेम एंड नेम एक ही लाइन में दोनों वर्ड्स आपस में राइम करें। अच्छा, फिर हम बात करते हैं रेपिटिशन की। 2 mothers रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। अब हिडन मेटाफर्स के अंदर डिफरेंस ऑफ मदर्स इज कंपेयर टू अ डाइवर्स डिज़ाइन, ठीक है। तो जो मदर का क्या कंपैरिजन किया जा रहा है, किसके साथ, डाइवर्स डिज़ाइन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। अब हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम है AABB। हम एंड पे राइमिंग स्कीम सबकी इकट्ठे करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाउ मेनी मदर्स डज द स्पीकर क्लेम टू हैव? द स्पीकर क्लेम्स टू हैव 2 mothers। आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, किसी भी स्टैंजा से एक क्वेश्चन निकाला होगा और आपको कहा जाएगा कि आप इसका आंसर करें। तो आपको ये तरीका आना चाहिए। Why did the speaker love both mothers? अब स्पीकर अपनी दोनों माँओं से क्यों प्यार करती है? तो हमें पता है, हमने भी स्टैंजा में पढ़ा, द स्पीकर loved both mothers because they were hers। दोनों माएँ उसकी हैं, वो दोनों को ओन करी है। रिमेंबर उसने शुरू में क्या कहा था, I had 2 mothers I claim, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह वो क्या करती है, वो दोनों को क्लेम करी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर द 2 mothers द सेम पर्सन? अब सेम पर्सन तो है लेकिन दे वर 2 different पर्सनैलिटी। इंसान एक ही है, नेम सेम है। नो, दे वर नॉट सेम, राइट? नो, दे वर 2 different persons, बट एट द एंड ऑफ द डे नाम एक ही है, ठीक है। आइडेंटिटी एक है, बट क्या है, पर्सनैलिटीज डिफरेंट है। वॉट वॉज कॉमन अमंग 2 mothers? They had the same name. The only common things between 2 mothers is the same name. नाम सेम है, ठीक है, लेकिन वो पहले कुछ और थी और फिर बाद में कुछ और। How did the speaker feel about both mothers? The speaker loved them both. Speaker क्या फील करती है? वो यही फील करती है, वो दोनों से मोहब्बत करती है। हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के स्टेंजा के। What does the line diverse by design imply? It implies that the 2 mothers had different qualities or personalities which were unique. Diverse by design का मतलब क्या है, ठीक है, कि जो जिस तरीके से वो डिज़ाइन हुई है उसमें वैरायटी है, उसमें डिफरेंस है। तो उसका मतलब यही है कि जो दोनों मदर्स हैं उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने सेकंड स्टेंजा पे। आई होप फर्स्ट स्टेंजा सबको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ लिया है। द फर्स्ट वॉज द मदर हु कैरिड मी हियर, gave birth and nurtured and launched my career.
शी वॉज द वन हुज फीचर्स आई बेयर कंप्लीट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस आई वेयर। वाओ, आपको राइम नजर आ रही है? कितने अच्छे तरीके से पोइट ने इसको लिखा। अब हम ये देखते हैं, अगेन कैन यू सी दिस थिंग? अगेन मदर इज कैपिटल ओवर हियर। द फर्स्ट वॉज द मदर हु कैरीड मी हियर। कैरी करने का क्या मतलब होता है? कैरी करने का मतलब होता है सपोर्ट करके एक जगह से ट्रांसफर करना, ठीक है? तो वो क्या कह रही है? वो पोइट ये कह रही है कि पहली मेरी माँ वो थी जो मुझे दुनिया में लेकर आई, जो उसने मुझे कैरी करके दुनिया में लाई, जिसने मुझे पैदा किया। फिर उसके बाद वो कहती है गिव बर्थ एंड नर्चर्ड एंड लॉन्च्ड माई करियर। नर्चर्ड, परवरिश करना। वो कहती है कि फिर उसने मुझे, पहली मेरी माँ थी जिसने मुझे पैदा किया, मुझे मेरी परवरिश की, मुझे खिलाया पिलाया, मेरी सेहत का ख्याल रखा, एंड लॉन्च्ड माई करियर, और मेरे करियर को स्टार्ट किया, ठीक है? लॉन्च का मतलब ये होता है कि स्टार्ट कर देना, एक जगह तक पहुंचा देना जहाँ से इंसान अपनी एक डायरेक्शन में चला जाए। तो वो ये कह रही है कि मेरी वो पहली माँ मेरी वो है जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे मेरी परवरिश की, और जिसने मेरा करियर स्टार्ट किया। शी वॉज द वन हुज फीचर्स आई बेयर। अब वो ये कहती है, बेयर का मतलब क्या होता है? लेना, कि उसके पास हैं, वो उसको बता रही है कि शी वॉज द वन हुज, जिसके फीचर्स मेरे पास हैं, जो आई लुक लाइक माई मदर, ठीक है? वो ये कहना चाह रही है, ये वही माँ है जिसकी तरह मैं दिखती हूँ, जिसके फीचर्स मेरे अंदर नजर आते हैं। कंप्लीट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस आई वेयर। इसके साथ साथ जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? द वे वी टॉक टू अदर पीपल, जिस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं। तो जो बच्चा अपनी माँ को देखता है वो उसी तरह से ही होता है, स्पेशली गर्ल्स। और एक ना साइकोलॉजिकली भी ये बात है कि आप गर्ल्स दे लुक लाइक देयर मदर्स, नॉट ओनली इन अपीयरेंस, वो अपने एक्शंस में भी एक सर्टेन एज में आके अपनी माँ की तरह के काम करना शुरू कर देती हैं। तो वो यही कह रही है, कंप्लीट विद द फेशियल एक्सप्रेशंस आई वेयर। तो जो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं वो बिल्कुल मेरी अम्मा जैसे हैं, कि मैं अपनी अम्मा की तरह के ही फेशियल एक्सप्रेशंस भी अपने चेहरे पर लिए हुए हूँ। अब इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। द फर्स्ट मदर वॉज द वन हु ब्रॉट मी इन टू दिस वर्ल्ड। पहले वो मेरी माँ थी जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई। राइटर कहती है शी गेव बर्थ टू मी, उन्होंने मुझे पैदा किया, टुक केयर ऑफ मी, मेरा ख्याल रखा, एंड हेल्प मी स्टार्ट माई लाइफ, और उन्होंने मुझे मेरी मदद की कि मैं अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकूँ। आई लुक लाइक हर एंड इवन हैव द सेम फेशियल एक्सप्रेशन एज ही डज। मैं उन्हीं की तरह दिखती हूँ, ठीक है? मेरी अपीयरेंस बिल्कुल अपनी मदर की तरह है, और मैं उन्हीं की तरह के मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी मेरी मदर की तरह हैं। राइटर ये कह रही है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ हुई हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन को देखते हैं। द फेशियल एक्सप्रेशंस आई वेयर, इट इज़ पर्सोनिफिकेशन बिकॉज इट गिव्स अ ह्यूमन लाइक एक्शन वेयरिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस आपकी, वो तो इंसान नहीं है, इंसान आप हैं, ठीक है? लेकिन वो क्योंकि उनके बारे में कहा गया है वेयरिंग, तो इसलिए ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। फिर क्या है? Metaphor, whose features I bear as it compares the speaker's resemblance to their mother without using like or as. ठीक है? अब हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं without using like or as, तो वो भी एक मेटाफर हो गया। अच्छा, फिर हम अपनी राइमिंग स्कीम पर आते हैं। राइमिंग स्कीम आप अगेन देख लें, लेकिन हम एंड पे इसको दोबारा से करेंगे। Here, career, bear, wear, ठीक है? अब आपको पता होगा कि पोइट्री का एक स्टैंजा की जो भी राइमिंग स्कीम होती है ना, वही आगे चलती रहती है। A B B। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं, फिर हम अपने थर्ड स्टैंजा पे मूव करते हैं। What did the mother do for the speaker? मदर ने स्पीकर के लिए क्या किया? अभी हमने देखा, पैराफ्रेजिंग के अंदर भी देखा और स्टैंजा में भी देखा। She carried the speaker, gave birth, nurtured and helped with the speaker's career. अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो मदर ने अपनी डॉटर के लिए की। उसने उसको पैदा किया, उसने उसकी देखभाल की, उसकी परवरिश की, और उसकी हेल्प की उसके करियर को स्टार्ट करने के लिए। What features of the mother does the speaker have? The speaker has the mother's features and facial expression. अब मदर के एज इट इज फीचर्स जो हैं वो डॉटर के अंदर हैं, ठीक है? All the features the mother has are transferred in the daughter, ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। What is the meaning of she was the one whose features I bear? अब ये उन्होंने एक लाइन ली आपके उसी स्टैंजा से, उन्होंने आपको बोला कि इस लाइन का क्या मतलब है। इसी तरह आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। It means that the speaker looks like her because they inherited
हर फिजिकल फीचर, शी इनहेरिटेड हर फिजिकल फीचर्स। इस बात का मतलब ये है कि उसने अपनी मदर के फिजिकल फीचर्स को इनहेरिट किया है, जिसकी वजह से वो अपनी मदर की तरह दिखती है। What does facial expressions I wear mean? अब इस बात का क्या मतलब है? It means the speaker has the same facial expression as the mother. इस बात का यही मतलब है कि जो राइटर है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसकी मदर के फेशियल एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल सेम हैं, जिस तरीके से उनके फीचर्स सेम हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम अपने थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। शी गेव हर लव विच फॉलोज मी येट। She gave her love which follows me yet, along with the examples in life she set. As I got older, she somehow younger grew, and we would laugh as just mothers and daughters do. अब वो क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि उसकी माँ ने उसको प्यार दिया, she gave her love, which जो प्यार उसकी मदर ने उसको दिया वो अभी तक उसको फॉलो कर रहा है। Even though she is no more, this shows that her mother is no more available, or maybe the first mother she is talking about. ठीक है, वो अपनी माँ की पहली वाली पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही है। She gave her love which follows me yet, कि उसने उसको प्यार दिया जो अभी तक उसको फॉलो कर रहा है, along with examples in life she set, और जो examples, जो टीचिंग उसने उसको दी, जो उसके लिए सेट की, वो उन्हीं को फॉलो करी है। As I got older, she somehow younger grew. अब वो ये कह रही है जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी उसी तरह मेरी माँ यंग होती जा रही थी। इस बात के कहने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली यंग होती जा रही है, उनकी पर्सनालिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से वो जब वो छोटी थी और उसकी मदर उसके लिए बड़े बड़े डिसीजंस ले रही थी, जिस तरीके से उसकी देखभाल कर रही थी, अब वो शिफ्ट हो रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है फ्रॉम मदर टू डॉटर। जिस तरीके से मदर ने डॉटर की परवरिश की, उसकी देखभाल की, उससे प्यार किया, अब वो मदर वो डिमांड कर रही है, वो कह नहीं रही लेकिन दिस इज़ हर नीड, विच शोज दैट नाउ द डॉटर इज़ इन रिस्पॉन्सिबल प्लेस। अब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फेज़ में आ गई है, उसके पास अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला उसको ये रोल प्ले करना पड़ेगा फॉर हर मदर, जिस तरीके से उसकी मदर ने वो रोल प्ले किया व्हेन शी वाज यंग। एज आई गॉट ओल्डर शी समहाउ यंगर ग्रू। समझ में आया? एंड वी वुड लाफ एज जस्ट मदर्स एंड डॉटर डू। इस स्टेज पे अब वो मदर डॉटर कह रही हैं कि हम लाइक फ्रेंड्स, जैसे लड़कियां अपनी मदर से बैठ के बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, ये उस स्टेज में आ गए हैं। अब ये वो उस तरीके से बात कर रही हैं। ठीक है, अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं डिटेल में। अच्छा, इसकी पैराफ्रेजिंग देखते हैं। शी गेव मी हर लव विच इज़ स्टिल विद मी टुडे। वो कह रही है कि जो मेरी मदर ने मुझे प्यार दिया वो आज तक मेरे साथ है। Along with the lessons she taught me in life, और जो lessons उसने मुझे ज़िंदगी में सिखाए हैं वो भी मेरे पास हैं, मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। I grew older, she seemed to become younger in spirit. जिस तरीके से मैं बड़ी हो रही हूँ उसी तरह अपनी स्पिरिट की सेंस में मेरी मदर जो है वो यंग होती जा रही है। We laughed together like mothers and daughters often do. जिस तरीके से यूजुअली मदर डॉटर बैठ के बातें करती हैं, हम भी इस स्टेज में बैठ के बातें करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। अब इसमें लव को पर्सोनिफाई किया गया है, लव फॉलोज। अब इसको भी उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दी है कि फॉलोज मी येट। शी गेव हर लव विच फॉलोज मी येट, फॉलो करना। अब फॉलो तो एक लव इस आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो वो उसको आपने इंसानों वाली क्वालिटी दी कि किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारी पर्सोनिफिकेशन हो गई। फिर हम आते हैं सिमिली। वी वुड लाफ एज जस्ट मदर्स एंड डॉटर डू। एज का वर्ड यूज़ करके जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या होगा, वो सिमिली होगी। तो उन्होंने अपने हंसने को कंपेयर किया है रेगुलर मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप से। फिर एलिट्रेशन, डॉटर्स डू, ड साउंड की रिपीटिशन हो रही है विच इज़ एलिट्रेशन। फिर आते हैं मेटाफर पे, दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ द मदर स्पिरिट टू यूथ। फिर आते हैं सिम्बॉलिज्म पे। अब जो मदर की यूथ है दैट इज़ अ सिंबल, दैट इज सिम्बॉलिक। द मदर्स यूथ रिप्रेजेंट्स हर टाइमलेस इन्फ्लुएंस एंड विजडम। ठीक है, ये सिम्बॉलिज्म है, उनकी यूथ सिंबल है किस चीज़ का, विजडम और उनके टाइमलेस इन्फ्लुएंस का। फिर राइमिंग स्कीम हमारी सेम वही AABB आ रही है। अगर आप यहाँ पे जाके देखें, येट एंड सेट AA, ग्रू एंड डू BB। ठीक है, इसको हम एंड पे दोबारा कर लेंगे।
फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। व्हाट डिड द मदर गिव टू द स्पीकर? हर लव एंड एग्जाम्पल्स इन लाइफ। ठीक है, माँ ने बच्ची को क्या दिया? माँ ने उसको प्यार दिया और उसके लिए एग्जाम्पल सेट की, उसको लेसन्स दिए कि लाइफ में आपने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हाउ डिड द मदर सीम टू चेंज एज द स्पीकर गॉट ओल्डर? मदर कैसे चेंज हो रही है जैसे जैसे राइटर बड़ी होती जा रही है। एज द स्पीकर गॉट ओल्डर द मदर सीम टू ग्रो यंगर इन स्पिरिट। जैसे जैसे राइटर बड़ी हो रही है उसी तरह माँ अपनी स्पिरिट में यंग होती जा रही है। What did the mother and the speaker do together? मदर और स्पीकर आपस में क्या करती हैं? They talk and laugh, right? They laugh together like mothers and daughters do. जैसे माँ और बेटियाँ बातें करती हैं उसी तरह वो दोनों बैठ के बातें करती हैं। What does the line "her love which follows me yet" suggest about the mother's influence? Her love which follows me yet, ये क्या influence कर रही है? It suggests that the mother's love continues to guide me and support the speaker even if time passes. अब वो ये बात करना चाह रही है कि अगर अब ये शो कर रहा है कि even if her mother is not available, even if her mother is dead, फिर भी क्या है, उसकी माँ का जो प्यार है वो उसको अभी तक फॉलो कर रहा है, अभी तक उसके साथ है। ठीक है। How does the speaker's perception of her mother change as she grows older? उसकी मदर के बारे में अपना उसका पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है जैसे वो बड़ी होती है। शी सीम्स टू ग्रो यंगर, उसको लगता है कि उसकी माँ अब यंगर होती जा रही है। जिस तरीके से वो आगे जा रही है उसकी मदर रिवर्स चल रही हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शी समहाउ यंगर ग्रू? इस बात का क्या मतलब है कि उसकी मदर यंग होती जा रही हैं? अब इसके दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग तो ये जो मैंने आपको बताया कि शी नीड्स हर टाइम नाउ, शी नीड्स हर टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब वो चाहती हैं कि उसकी बेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसकी बेटी उस तरीके से ख्याल रखे। और दूसरी ये उसकी इंटरप्रिटेशन है जो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ। इट सजेस्ट द टाइमलेस एंड लविंग नेचर ऑफ देयर बॉन्ड। द मदर बिकेम मोर यूथफुल इन स्पिरिट, पॉसिबली रिफ्लेक्टिंग अ क्लोजर एंड मोर प्लेफुल रिलेशनशिप विद द स्पीकर। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो अपनी स्पिरिट में इतनी यंग हो गई हैं कि वो अपनी बेटी के साथ वो टाइम उसी तरीके से एंजॉय करी है जिस तरीके से उनकी बच्ची उस एज में एंजॉय करी है। ठीक है। What is the significance of laughing as just mothers and daughters do? इस बात की क्या significance है, इस बात की क्या importance है इस लाइन की? It highlights the natural bond and joy shared between a mother and daughter, showing a special loving connection. तो ये एक सेंटेंस ये शो करा रहा है ये नेचुरल जिस तरीके से मदर्स और डॉटर्स बैठ के बातें करती हैं उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। What is the tone of the relationship between the speaker and her mother? अब टोन हमें बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है कि बहुत लविंग केयरिंग टोन है, लविंग एंड प्लेफुल टोन। ठीक है, जिस तरीके से बात की जा रही है। व्हाट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ द स्टैंजा? इस पूरे के पूरे स्टैंजा की क्या थीम है ओवरऑल? द लास्टिंग पावर ऑफ अ मदर्स लव एंड इन्फ्लुएंस। इसकी थीम क्या है? मदर एंड डॉटर्स लव। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी इस पोम को देखें, इस पूरी की पूरी पोम के अंदर ही मदर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है। इसकी थीम लव ही है, लव एंड केयरिंग। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने फोर्थ स्टैंजा पे। बट देन केम द टाइम दैट हर माइंड क्लाउडेड सो। अगर आप देखें यहाँ पर द वर्ड बट, ये इंडिकेट कर रहा है अब क्या है, शिफ्ट हो गई। जो चीज़ें शुरू में आ रही थी अब उससे एक नया शिफ्ट आ रहा है। बट हाउएवर, इस तरह के वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये आपको क्या करें, ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। ठीक है, बट देन केम द टाइम दैट हर माइंड क्लाउडेड सो। फिर वो वक्त आ गया जब क्या हुआ, उसका माइंड क्लाउडेड का मतलब लाइक ब्लर हो जाना, चीज़ें उसको सही से समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। एंड आई सेंस दैट द मदर आई न्यू वुड सून गो। और वो डॉटर कह रही है कि अब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि कुछ टाइम के बाद मेरी मदर चली जाएंगी। सो क्विकली शी चेंज्ड एंड टर्न्ड इनटू द अदर। इतनी जल्दी वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कन्वर्ट हो गई। अ स्ट्रेंजर हु ड्रेस्ड इन द क्लोथ्स ऑफ माई मदर। अब वो कहती है कि ये मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है, जो मेरी मदर हैं वो बिल्कुल एक अब वो मुझे बिल्कुल एक स्ट्रेंजर लग रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनको जानती ही नहीं हूँ। अ स्ट्रेंजर who dressed in the clothes of my mother। अब कपड़े तो वही हैं जो मेरी माँ के हैं,
ठीक है, नाम वही है जो मेरी माँ का है, लेकिन अब जो पर्सनैलिटी है इसको मैं नहीं जानती। और हमें पता है कि राइटर्स मदर वॉज गोइंग थ्रू अ डिजीज़ अल्जाइमर, जिसके अंदर क्या था कि आप अपनी यादाश्त खो जाते हैं। तो इस वजह से शायद वो इस बात से इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही है कि वो इस फेज़ ऑफ लाइफ को अपनी मदर को कह रही है कि शी इज़ अ स्ट्रेंजर, शी हैज़ बिकम अ स्ट्रेंजर, कि वो मेरे लिए एक अजनबी बन गई हैं। ठीक है, अब हम इसकी पहले पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। But then a time came when her mind became unclear and confused. ये जो माइंड क्लाउडेड है ना, क्लाउड क्या आपको पता है ना, क्लाउड भी इसी तरीके से ब्लर होता है, उसका माइंड पे बिल्कुल इसी तरीके से ब्लर हो गया है। तो यहाँ पे क्या कह रही है, अनक्लियर है और कन्फ्यूज्ड है। I felt that the mother I knew was going to leave me soon. She changed so quickly and become someone different, like a stranger wearing my mother's clothes. अब वो यही बात इसमें दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इसकी पैराफ्रेजिंग के अंदर क्या कह रहा है राइटर यही कह रहा है कि अब उसको जब ये बात रियलाइज़ हो गई कि उसकी मदर अब कुछ अरसे में जाने वाली है, ठीक है, तो जब वो उसको लग रहा है कि उसकी मदर अब जाने वाली है, इसीलिए शायद उन्होंने सो क्विकली शी चेंज्ड, तो उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, बिल्कुल अपने आप को बदल दिया, एंड टर्न्ड इनटू द अदर, और वो बिल्कुल क्या हो गई, एक और इंसान बन गई। अ स्ट्रेंजर हु ड्रेस्ड इन द क्लोथ्स ऑफ माई मदर, और वो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी इंसान बन गई, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कपड़े हैं वो सिर्फ मेरी मदर के हैं, बाकी जो सब कुछ है वो कोई और इंसान है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हम इसी पोम को कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले हम इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बाकी चीज़ें भी इसकी समझा दूंगी। अच्छा, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जाते हैं। पहले हम इसकी देख लेते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज, एलिट्रेशन। अब बट देन केम द टाइम दैट हर माइंड क्लाउडेड। अब हम वापस अगर ऊपर जाएं तो मैं आपको एलिट्रेशन समझाने के लिए ऐसे समझा देती हूँ। अब देखिए, द साउंड, देन, द, दैट, अब ये द साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है ये एलिट्रेशन है। मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में भी और उससे पिछले लेसन में भी बताया था कि एलिट्रेशन हम उस टेक्निक को कहते हैं जब सेम साउंड बार बार एक ही सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो। अब देखिए, देन, द, दैट, ये सब साउंड द साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि वही साउंड बार बार आ रहा है तो इस टेक्निक को कहते हैं एलिट्रेशन। उसी तरह अगर आप देखें, सेंस्ड, सून, सो, अब ये एस साउंड भी, स साउंड भी बार बार रिपीट हो रहा है। उसके अलावा मदर का एम कैपिटल लिखा गया है ताकि उस पर एम्फेसाइज किया जा सके। स्ट्रेंजर, ठीक है, फिर अगेन हमारे पास एस साउंड आ रहा है। वापस चलते हैं हम अपने एलिट्रेशन के बाद। माइंड क्लाउडेड, सो इज द मेटाफर कंपेयरिंग मेंटल डिक्लाइन, माइंड कन्फ्यूजन टू क्लाउडिंग। ठीक है, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है मदर के माइंड को क्लाउड के साथ। सिंबॉलिज्म, अब इसके अंदर सिंबॉलिज्म क्या है? स्ट्रेंजर हु ड्रेस्ड इन द क्लोथ्स ऑफ माई मदर, it is symbolic because the stranger in my mother's clothes shows how the mother's changed mind makes her seem like a different person even though her appearance is the same. अब ये देखिए, ये कितनी सिंबॉलिक बात लिखी हुई है इसमें कि जो उसकी अपीयरेंस, अब राइटर ने क्या बोला वहाँ पे, उसके लिए स्ट्रेंजर वर्ड यूज़ किया। उसके लिए वो अजनबी नहीं है, वो वही माँ है, जब से वो पैदा हुई तब से उसकी देखभाल कर रही है, राइट। लेकिन क्या है, क्योंकि वो अब उसके लिए स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो चीज़ों को भूल चुकी है। ठीक है बच्चों, हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और हम इसी स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेंजा पर मूव करेंगे, उसकी पैराफ्रेजिंग, उसकी फिगरेटिव लैंग्वेज, और फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, इंशाल्लाह ऑन मंडे। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस को, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिएगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।